इस वजह तो मैंने घटना चक्र को सारे बुक्स को लगभग 3 से 4 बार किया है और उससे मेरी मतलब प्री निकालना काफी आसान हो जाता है उसे कर लेने के बाद। तो मैं यही कहूँगी आप लूसेंट अगर करते हैं लूसेंट को फॉलो करें, बाकी सारी बुक्स जो बताए हैं उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। साथ ही घटना चक्र और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जरूर फॉलो करें। जी करण सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरे नेटवर्क की छोटी प्रॉब्लम हो गया था, मैं क्लास में था नहीं स्टार्टिंग के 10 मिनट, ठीक है, तो मैं इस समय से जुड़ नहीं पाया, मेरा ही नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। कोई नहीं, तो जिनको कुछ पूछना है आप लोग पूछ लीजिए, बाकी मैं तो स्टार्टिंग के 10 मिनट, बाकी आपने तो सारी चीजें आप हिंदी मीडियम से थे? आपका मीडियम क्या था? इंग्लिश मीडियम था मेरा, और भले ही मेरा मीडियम इंग्लिश हो लेकिन सर ने मेरी भी बहुत मदद की और उनके सोर्सेज के थ्रू वो मुझे हमेशा करंट अफेयर्स सारा शेयर कर देते थे और गाइड करते रहते थे कि ये आप मत छोड़ना वो। तो कहने को सर हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं बट वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए इक्वली वैल्यूएबल एसेट है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने मेरे पूरे प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी और जिनको कुछ पूछना है पूछ लिएगा आप लोग। मैम अभी 67th की प्रीलिम्स होने वाली है, तो उसके लिए आप हम लोग को क्या मतलब कुछ ये देना चाहेंगे सलाह, जो मतलब हम लोग को वहाँ पे जाके ये हो यूजफुल हो? हाँ, 67 तो अभी रिसेंटली कैंसिल हुआ था, रिजल्ट नहीं आने की वजह से मैंने भी उस पेपर को दिया है, तो मैं आपकी सिचुएशन से पूरी तरह अवगत हूँ। मैं ये कहना चाहूंगी कि अब जैसे आप देख रहे हैं आपके पास, आप 1 महीना मान के चलिए कि 1 महीने में एग्जाम हो जाना चाहिए, राइट? तो आप अभी से 1 महीने तक का मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, ज्यादा नहीं, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने यहाँ पे अपना रूटीन बनाया है, ये पूरा 30 दिन क्या पढ़ने वाली हूँ। जैसे कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि नेक्स्ट 4 दिन मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगी जिसमें मैं पूरा घटना चक्र कवर कर लूंगी। तो इस तरीके से आप एटलीस्ट बहुत डिटेल में ना सही लेकिन सारे सब्जेक्ट्स अगर इस 1 महीने के बीच अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स एक बार रिवाइज कर लिया तो वो आपका रिटेन हो जाएगा एग्जाम तक। क्योंकि आप भले बहुत कुछ पढ़ते आ रहे हैं सालों साल, लेकिन वो लास्ट के 1 महीने के अंदर अगर आप उसे रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो वो आपको फायदा नहीं देगा एग्जाम के टाइम पर। क्योंकि मेमोरी जो बहुत छोटे डिटेल्स होते हैं उसको दिमाग बहुत लंबे समय तक रिटेन नहीं कर पाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप इस 1 महीने में अपने हर दिन का रूटीन बनाएं और कोशिश करें कि सारे सब्जेक्ट कम से कम 1 से 2 बार, जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो गए जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी के डिटेल्स हो गए, करंट हो गया, उसको तो 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लीजिए। तो बीपीएससी बहुत टफ एग्जाम नहीं है टू बी ऑनेस्ट, और आप आराम से इसे अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो आप क्रैक कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। हेलो मैम, मेरा नाम आशुतोष है। और कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहते कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा। थैंक यू। मेरा मेरा 2 टाइप का क्वेश्चन है, एक प्रीलिम्स के एग्जाम को रिलेटेड है, एक मेंस आंसर राइटिंग को है, ठीक है। जी। पहला मैं एग्जाम फर्स्ट एग्जाम मैंने दिया था, ठीक है, लेकिन एग्जाम से 10 दिन पहले मुझे बहुत अजीब टाइप का घबराहट होने लगता है। आपने जैसे सॉरी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैंने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था 67 का, ठीक है, जी। लेकिन उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होता था। माइंड में हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट रहता था कि क्या करे क्या नहीं करे, जिससे हम कहते फोकस नहीं कर पाते थे। जी। ठीक है। अब दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मेंस आंसर राइटिंग के टाइम में कहते हैं हमको कहते स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, जो कहते हैं आप स्टार्ट में आप कहते कैसे कहते कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे, और सेकंड लास्ट में जब कहते क्वेश्चन इंड करने के टाइम में वो हमको परेशानी हमेशा रहता है कि उसको इंड कैसे करेंगे। यही 2 चीजें मुझे मेंस का आंसर राइटिंग में समझ में नहीं आता है। बाकी बीच का मैं कर लेता हूँ। से रिलेटेड था, राइट? पहला क्वेश्चन आपने प्री का पूछा कि आपको घबराहट हो जाती है। हाँ, तो इसका सिंपल यही तरीका है, एक तो आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहें और साथ ही ये जानिए कि हर बच्चे की वही हालत होती है, उसको स्ट्रेस को मैनेज करना आपको सीखना होगा। और मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगी कि हल्का सा डेली फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें।
मैं डेली कोई ना कोई तरीके का, या तो आधे घंटे टहल लेना हो गया छत पर, या फिर हिट एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें, बिकॉज उससे नेगेटिविटी आपसे दूर रहती है, आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहता है, आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, आपको ये लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपने लाइफ में, एक पॉजिटिविटी आ जाती है। थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, और साथ ही रूटीन बनाएं हर दिन में कि आप क्या करने वाले हैं, और ये बहुत पहले बना लें। जैसे मैंने बताया कि मैंने 1 महीने का अभी बना कर रखा है, तो इससे मुझे क्लैरिटी रहेगी कि मुझे क्या चीजें इस अगले 1 हफ्ते में कवर करनी है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत ही ज्यादा रटने वाली होती है, टू बी ऑनेस्ट, तो वो जो चार्ट्स है आपको पहले से सोच के रख लें कि मुझे ये सारी चीजें तो लास्ट मोमेंट में देखनी ही देखनी है। तो जब आपकी प्लानिंग सही रहेगी, आप लास्ट मोमेंट में नहीं घबराएंगे। इसके अलावा आप जो मेंस में कह रहे हैं आंसर राइटिंग, तो ये तो वही बात हुई, अगर आपको मैराथन दौड़ना है तो फिर उसके बाद प्रैक्टिस दौड़ने की करनी है, तो खूब लिखिए सारे। सर मुझे डेली 5-5 क्वेश्चन मेंस के टाइम पे शेयर करते थे, मैं वो 5 क्वेश्चन करती थी। साथ ही मैंने एड्यूटेरिया का भी एक फ्री इनिशिएटिव था, वो भी ज्वाइन किया था, तो मैं सर के आंसर्स और एड्यूटेरिया के आंसर्स डेली लिखती थी, उससे फिर कंपेयर करती थी, उसमें कई बच्चे अपना आंसर भी शेयर करते थे, तो मैं देखती थी कि अच्छा इससे मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। उन आंसर्स की स्टार्टिंग को देखती थी, उसकी एंडिंग्स को देखती थी, तब रियलाइज हुआ, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं, फिर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आए आप कर लोगे। तो आप लिखिए, मेन अगर आपका प्री क्रैक हुआ तो उसके बाद सबसे पहले तो आप ये एनालाइज करिए कि पिछले 10 साल में क्या क्वेश्चन आए हैं बीपीएससी में, 10 से 20 साल के। मैंने सारे सारे सब्जेक्ट की पुरानी जो क्योंकि आपको बाकी सबके तो बुकलेट्स मिल जाते हैं, अपने ऑप्शनल के पुराने क्वेश्चन के बुकलेट इंग्लिश में नहीं मिल पाते थे मुझे, तो मैंने सारे क्वेश्चन देखे, फिर उन सबके आंसर बनाए बैठे, उन सारे को नोट्स के फॉर्म में लिखा और उसे बार बार रिवाइज किया और बार बार लिख कर प्रैक्टिस किया। तो आप जब बार बार लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आपकी जो डाउट्स है वो खुद क्लियर होंगे, वो किसी और के मतलब किसी और को कुछ कहना नहीं होगा। जब आप लिखने लगेंगे, आप फिर सर को भेजेंगे या फिर कहीं ना कहीं किसी को तो आप फॉलो करेंगे ना, तो वो प्रोसेस के साथ ठीक हो जाता है। इसके लिए बस आपको लिखना होगा। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू मैम। हाँ, मैं एक चीज ये, इन बच्चों का एक डाउट हमेशा रहता है, मेरे से पूछते हैं सर हमारा सिलेक्शन कब होगा। इन लोगों को जल्दी रहता है, तो बस ये बता दीजिए इनको कि कैसे आपने इंटरव्यू देने के बाद भी सरसठवी एग्जाम के लिए लगी थी और इतनी ही एनर्जी के साथ लगी थी जितना बाकी स्टूडेंट जो बिना इंटरव्यू के लगे होते हैं। तो इनको लगता है कि जैसे रिजल्ट जल्दी क्यों नहीं होता है, तो इनके अंदर पेशेंस की कमी है। इस पेशेंस को लेके इनको बताइए कि आप कैसे सरसठवी के लिए उतनी ऊर्जा के साथ लगी थी जितना इंटरव्यू देने के बाद लगी थी इसके पहले। देखिए, जब तक फाइनल रिजल्ट में आपका नाम नहीं आएगा तब तक लगे रहना है और इस प्रोसेस को एंजॉय करिए आप। मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग इससे बोर, अगर आप इसमें बोर हो रहे हैं, अपने आप को फोर्स करके पढ़ रहे हैं ना, तो फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस प्रोसेस को एंजॉय करिए। जो पढ़ रहे हैं, अगर आपका कोई अच्छा ग्रुप है तो मैं ग्रुप सजेस्ट कर सकती हूँ, बट मैं बहुत ही आइसोलेटेड वे में पढ़ी हूँ, मेरी कोई फ्रेंड ज्यादा नहीं थी, मैं सर से कभी फोन पे बात कर लेती थी, या 1 या 2 बच्चे थे, तो इससे मेरा डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ना के बराबर रहा। और कंसिस्टेंसी रखिए, अगर आप डेली 4-5 घंटे भी अगर डेली पढ़ रहे हैं और एग्जाम की 1 से 1.5 महीने पहले उसे बढ़ा दीजिए, उसे 2 गुना कर दीजिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। और ये प्रोसेस लंबा होता है। मैंने खुद 2019 में अपनी जॉब को क्विट करके, मैं बैंगलोर में एज अ हेड डिजाइनर एक कंपनी में काम करती थी, 2019 में मैंने क्विट करके वापस आई थी। तो आप खुद देख ले, मुझे भी 3 साल लगे रिजल्ट लाने में, तो इसमें समय लगता है और ये हर दिन की मेहनत है। वो पता भी नहीं चलेगा कब आपके सारे सब्जेक्ट इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन वो हर दिन की छोटी छोटी मेहनत, खुद को थोड़ा मोटिवेट करते हुए अगर आप करते रहेंगे कंसिस्टेंटली, तो निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर अगर आप ये सोचे कि बस निकालने के लिए पढ़ना है और आपकी मोटिवेशन ये नहीं है कि आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं या मुझे पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो ये प्रोसेस टफ हो जाता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लगने लगता है कि प्रेशर, स्ट्रेस, सारी चीजें आपकी लाइफ की डेली का हिस्सा हो जाएगा अगर आप उसे एंजॉय नहीं करोगे। तो मैं यही कहूंगी, आप उस चीज को खुशी के साथ करना स्टार्ट करिए और पहले से सोच के रखिए कि देखिए बीपीएससी 2 से 3 साल में एक रिजल्ट निकाल रहा है। अभी प्री भी नहीं हुआ है 2021 का, तो टाइम तो लगना ही है। आपको पहले से सोच के चले कि 2 साल लगना है मिनिमम।
मैम एक कुछ चीज लोग और, की जर्नी, कुछ लोग मैम जर्नी अपना शेयर करते हैं तो बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क ज्यादा जरूरी है हार्ड वर्क से। तो मैम वो स्मार्ट वर्क होता क्या एक्चुअली में ये पता नहीं चलता है, स्मार्ट वर्क होता क्या है? हार्ड वर्क वो बोलते हैं हार्ड वर्क कम, स्मार्ट वर्क ज्यादा। तो जी, ये आपका यही पता क्वेश्चन नहीं बहुत चलता है कि स्मार्ट वर्क क्या होता है और हार्ड वर्क में क्या अंतर है। जी, स्मार्ट वर्क ये हो गया, मैं बताती हूँ। पहले तो आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ये सही पूछ रहे हो आप। देखिए, अब हार्ड वर्क क्या हुआ कि आपको बुक्स पता है कि अच्छा मुझे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, राइट? तो मैंने उठाया और बैठ के अब एक एक लाइन उसी उसी मतलब सबको पूरे बुक को इक्वली इम्पोर्टेंस दे के पूरे बुक पढ़ गए। लेकिन उसी बुक को अगर आप ये समझ लें कि पिछले साल में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, उससे आप एनालाइज कर लें, तो आपको चैप्टर्स पता चल जाएंगे कि अरे ये चैप्टर से तो हर बार 3-4 क्वेश्चन आते हैं, इससे तो कभी पूछते ही नहीं है। अब जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के जो, अगर आप मोस्टली लोग राजीव हरी जी की जो बुक पढ़ते हैं, उसके फर्स्ट 5 चैप्टर्स तो काम के ही नहीं है। मैंने सिर्फ एक बार, मतलब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी काम का नहीं है, बट स्टार्टिंग के 5 चैप्टर आप अगर पहली बार एक बार पढ़ रहे हैं ना, उसके बाद उसके आगे के चैप्टर्स को मैंने पूरा टाइम दे के पढ़ाई की, जो जहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट होता है, बिकॉज उसी से मतलब क्वेश्चन आते सिलेक्टिव हैं। पढ़ना है, हाँ, बात आप यही है कि सेलेक्टिव सिलेक्टिव पढ़, पढ़ना। तो पूरी किताब में आप पहले ही 5 चैप्टर में अपने आप को एग्जॉस्ट कर दोगे, थक जाओगे, क्योंकि बुक तो पतली बहुत नहीं है। तो अब उसके बाद जो सही समय सही चीजें पढ़ने को आएंगी, तब तक आप थक चुके होगे अपने मेंटली। तो आप सही चैप्टर्स को बार बार पढ़ें, और मैं कहूंगी कि प्रीवियस ईयर्स को हमेशा अपना आधार बना के चले। मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखकर ही सोचती थी कि अच्छा ये चैप्टर्स तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, तो इनमें मैं अपना ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। जैसे कि एंशिएंट पूछते हैं, मीडिएवल का बहुत कम क्वेश्चन आता है, तो उसे उतना ही समय दें, उसी हिसाब से सब्जेक्ट्स को पढ़ें, जो क्वेश्चंस आने वाले हैं जहाँ से, उसे फॉलो करें। अब मीडिएवल में अगर आप देखें तो जो सिक्स सेंचुरी से लेके 11th 12th सेंचुरी के ज्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो आप सल्तनत पीरियड को टाइम दीजिए, आप मुगल को टाइम दीजिए। तो इसे स्मार्ट वर्क कहेंगे कि आप जो कर रहे हैं उसके पीछे आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए कि अच्छा मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये आने वाला है, इससे क्वेश्चन आएंगे। इसे मैं स्मार्ट वर्क कहूंगी। और साथ ही में आप प्लीज आप लोग वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन घटना चक्र से जरूर करें, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। मुझे लगता है मैंने घटना चक्र सारे बुक के नहीं किए होते तो शायद मेरा प्री में सिलेक्शन नहीं होता। अच्छा ठीक है, मैं इनकी बातों को थोड़ा सा पूरा करता हूँ। इन्होंने जो बताया स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, मैं तो यही मानता हूँ कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे आप लोग फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, तो अधिकार के बिना कर्तव्य और कर्तव्य के बिना अधिकार, दोनों ही बिना काम के हैं। तो इसी प्रकार अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं लेकिन हार्ड वर्क नहीं करते हैं तो किसी काम का नहीं। यानी कि हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना है। कुछ बच्चे क्या है, केवल स्मार्ट वर्क के चक्कर में लग जाते हैं कि स्मार्ट वर्क को कुछ बच्चे शॉर्टकट समझ लेते हैं कि कितना कम पढ़ें कितना जल्दी सिलेक्शन हो जाए। तो स्मार्ट वर्क का मतलब कभी भी शॉर्टकट नहीं होता है। कुछ बच्चे स्मार्ट वर्क का मतलब शॉर्टकट निकाल लेते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, स्मार्ट वर्क को लोग शॉर्टकट से मिलान कर लेते हैं कि हाँ शॉर्टकट मतलब सिलेक्टिव पढ़ना है, मतलब इस बुक से बस इतना पढ़ लो काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको हो सकता है एक ही सब्जेक्ट की 4 बुक से 4 चैप्टर अलग अलग पढ़ना पड़े। तो स्मार्ट वर्क का कभी भी मतलब शॉर्टकट नहीं होता है, इसमें गलत फहमी में मत रहिएगा। तो हार्ड वर्क और जो आपका स्मार्ट वर्क होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। किसी एक के बिना आप सोचें कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। अच्छा, मेरा एक और सवाल था इनके साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। एक्चुअली काफी ऐसे बच्चे हैं जो समय समय पे कॉल करके, इनमें से एक आप भी थी, जो हमेशा कहती थी कि मोटिवेशन कभी कभी डाउन हो जाता है, तो इस ऐसे समय में क्या करना चाहिए। अपना एक्सपीरियंस एकदम आप शेयर कीजिए कि जब आपका अंदर से ऊर्जा जो है कम लगता था, या ऐसा लगता था कि मतलब थक गए, या फिर आज मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, पढ़ाई नहीं हो रही है, पार्टी वगैरह हो गया या शादी वगैरह पड़ जाता था, तो आप खुद को कैसे मैनेज करती थी अपनी पढ़ाई के प्रति, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। क्योंकि बच्चे कभी कभी क्या होता है, किसी भी कारण से पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है, घर में किसी का तबीयत खराब हो जाता, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। एक जो हमारा रिदम होता है, एक लय में, जिस लय में हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो टूट जाता है। तो उस बिखराव के बाद हम खुद को कैसे संगठित करें पढ़ाई के लिए, ये बता दीजिए बच्चों को। क्योंकि इसमें आपका एक्सपीरियंस मैंने खुद देखा है व्यक्तिगत रूप से, कितना बेहतर रहा है। जी सर, बिल्कुल। देखिए, मैंने ये चीज बहुत बार करने की बात, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर महीने एक बार तो सर को इसीलिए फोन करती थी कि सर फिर से लो फील कर रही हूँ, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं।
3 साल होने वाले हैं, रिजल्ट नहीं आया, इतना समय लग रहा है। तो ये मैं पूरा अग्री करती हूँ कि मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस पूरे प्रोसेस का। तो पहली बात तो ये होगी कि आप अपने आप को वैसे लोगों से घेरें जो आप में पॉजिटिविटी डालते हो, जो आप में हिम्मत भरते हो, जैसे कि सर थे, जैसे कि मेरे भैया थे, या फिर मेरे पेरेंट्स थे। तो नेगेटिविटी से दूर रहिए। ऐसे लोग जो आपको ये फील कराए कि आप कुछ नहीं हो या आपसे कुछ नहीं होने वाला, वैसे लोगों से पहली बात तो आपको दूर रहना होगा इस पूरे प्रोसेस में। उसके बाद अपनी जर्नी को बाकी सबसे, कि वो क्या कर रहा है, वो यहाँ घूम रहा है, ये हो रही है, इसकी लाइफ यहाँ पहुंच गई, कंपैरिजन छोड़ दीजिए। कंपैरिजन आज के सोशल मीडिया में इतना ज्यादा हो चुका है कि आप कुछ भी कर लो, आप चाहो तो बहुत खुश भी रह सकते हो, या तो बहुत फिर भी कुछ करने के बाद भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अपनी लाइफ की जर्नी को बाकी से कंपेयर नहीं करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका फोकस आपकी पढ़ाई की तरफ जाएगा, जब आप किसी चीज की, अब खुद को किसी से कंपेयर नहीं करोगे। साथ ही मैं ये करती थी कि जनरली अपने जान पहचान के लोगों को फोन कर लिया, या फिर मैं 1-2 दिन जब ब्रेक ले लिया तो उसके बाद मैं फोन को साइड रख देती थी पूरे दिन के लिए, कहीं कहीं लॉक करके रख देती थी। जनरली मैंने 6 से 7 बार ये किया है। रखने के बाद क्या करती थी कि भले थोड़ी देर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मैं यहाँ घूम रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, सो रही हूँ, बट 3-4 घंटे बाद ऑटोमेटिकली किताब खुद ही उठा लेती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन के बाद पढ़ाई, इससे पढ़ाई नहीं होती है। आप पढ़ाई करिए, वो पढ़ाई आपकी मोटिवेशन हो जाती है। मैंने 4-5 घंटे पढ़ा, और जब उस प्रोडक्टिविटी को मैं फील करती थी कि अरे मैंने 4-5 घंटे में इतना पढ़ लिया, तो फिर से मुझे मोटिवेशन मिलता था आगे और पढ़ने का। तो मैं कहूँगी जब भी आप डीमोटिवेट हो, थोड़ा ब्रेक लीजिए, अपने पसंद का कुछ खा लीजिए, अपने पसंद के लोगों से बात कर लीजिए, फिर बाकियों से कंपेयर मत करिए, और बस कोई अपने फेवरेट सब्जेक्ट को उठा लीजिए, अपनी फेवरेट किताब को उठा लीजिए, उसे 3-4 घंटे पढ़ लीजिए, और उसके बाद देखो आपको कितना अच्छा फील होगा कि अरे कुछ भी तो नहीं है, मेरी कोई लाइन नहीं टूटी है, आप फिर से फॉर्म में आ जाओगे। तो खुद को इस तरह मैंने मोटिवेट किया है, पढ़ के मोटिवेट किया है, rather than मोटिवेट होके पढ़ा है। तो मुझे यही लगता है कि आप जहाँ भी छोड़े फिर से पकड़ ली, बस उठाए। पहले दिन आपको लगेगा आपको चीजें फिर बहुत कुछ भूल चुके हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक दिन जबरदस्ती खुद को फोर्स करके भी पढ़ ले, तो दूसरे दिन आपकी फिर से वो सेटिंग ठीक हो जाती है। जी सर। आलोक जी कुछ पूछना चाहते हैं? आलोक जी जी सर, पूछ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन मैम। मैम देयर इज one question regarding the medium, if go to the English or Hindi, English medium or Hindi medium, दो medium, just I want to know. मैं इंग्लिश में। हेलो, इंग्लिश मतलब जो बीपीएससी is right now last year are giving the priority to English medium because the result जितने भी आ रहे हैं, most of the BTech holder, IIT holder or background some engineering, that means the priority is given to English medium. तो अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से, मतलब जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ मैम, कि बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ बीपीएससी मैं कंप्लीट इंग्लिश मीडियम था, लेकिन जब मैं घर जाता था फिर मैंने मूड बनाया करने का, तो मुझे रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे, मेरे को रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे इंग्लिश मीडियम के, या फिर मेरे को मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो सबसे मैं सर के कांटेक्ट में आया। ऐसा नहीं मेरी हिंदी कमजोर है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी हिंदी भी उतनी अच्छी जितनी, मतलब कंपेयर टू बहुत बराबर। तो मैं सर के कांटेक्ट में आया और सर के थ्रू मैंने फिर लिखना स्टार्ट किया। इंग्लिश मीडियम इसलिए प्रेफर, मतलब बिकॉज अच्छा लगता है मेरे को ये, क्योंकि सर इतनी अच्छी हिंदी लिखते हैं, मतलब इतने अच्छे से वर्ड लिखते हैं, जो कंटेंट में जैसे कुछ कोई भी वर्ड डालते हैं वो मैं हिंदी में सोच नहीं पाता हूँ। अब इंग्लिश में आता है तो उसको मैं हिंदी में करने के लिए मेरे को डिक्शनरी गूगल करना पड़ता है, तो मैं कभी कभी बीच में फंस जाता हूँ लिखते समय, क्योंकि सर की इतनी अच्छी हिंदी मेरी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ लिखने को। तो मतलब कहाँ, और अब प्रायोरिटीज देख रहा हूँ कि डे बाय डे बीपीएससी इंग्लिश मीडियम की तरफ झुक रहा है। जितने भी कैंडिडेट है, अगर मैं जितने भी कैंडिडेट सक्सेसफुल है जिनका फाइनल रिजल्ट आया है, उसमें से 70% इंग्लिश मीडियम है। तो क्या प्रायोरिटी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है? अच्छा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आप इसकी पूर्ति, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फिर नहीं मैं थोड़ा सा बस बता देता हूँ, आप उसको पूरा कर दीजिएगा। मैं एक्चुअली आलोक जी यही कहना चाहूंगा
कि आप खुद को देखिए कि आप किस में ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं। रिजल्ट किस मीडियम से हो रहा है वो मैटर नहीं करता है। अगर एक रिजल्ट भी यूपीएससी में हिंदी मीडियम से होता है तो यू हैव टू फाइट इन हिंदी मीडियम। ये मैटर नहीं करता है कि इंग्लिश मीडियम से ज्यादा रिजल्ट हुआ है कि हिंदी मीडियम से ज्यादा रिजल्ट हुआ है। मैटर ये करता है कि आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अब आप ये सोच के कि हिंदी इंग्लिश मीडियम से 90% रिजल्ट है, हिंदी मीडियम से 10% रिजल्ट है, मुझे इंग्लिश मीडियम ले लेना चाहिए, और आप कंफर्टेबल नहीं है अगर इंग्लिश मीडियम से, इतना बेहतर जितना बेहतर आप हिंदी मीडियम से हैं, फिर वो कोई लाभदायक नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि आप अपनी कंफर्टेबिलिटी देखिए। आप ये मत सोचिए कि हमारे पास टीचर अगर हिंदी मीडियम का है तो हम अपना मीडियम हिंदी कर लें। अनकेसा इंग्लिश मीडियम से थी, और ये मैं हमेशा इनसे कहता था कि इंग्लिश मीडियम के अनेकों सोर्स हैं, अनेकों टीचर्स है, फिर मेरे से गाइडेंस की क्या हो सकता है। तो ये कहती थी कि नहीं आपके सोर्सेस ठीक है, मुझे हो सकता है कि सारी चीजें हो जाती हैं, तो फिर मतलब क्या ही मैटर है। अनकेसा का एक और एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने कोई कोचिंग क्लास नहीं किया है, थोड़ी बहुत मेरे से गाइडेंस लिए हैं, बाकी उन्होंने अपने भैया, इनके भैया भी सिलेक्टेड हैं, इनके गाइडेंस में ही इन्होंने टोटली तैयारी की है, अलग से कोई इंस्टीट्यूट कुछ भी नहीं करी है। ठीक है, तो मैटर ये करता है कि आप किस में कंफर्टेबल है। ठीक है, बाकी आपके सवालों का जवाब तो अब अनकेसा देंगे। जी सर। नहीं सर, आप जो कह रहे हैं उसमें कुछ ऐड करने को बचा नहीं, आपने सब बता दिया। एक्चुअली अगर आप पढ़ेंगे तो मीडियम मैटर नहीं करता है, आपकी क्वालिटी है अगर आंसर में तो आपका सिलेक्शन होगा। इंग्लिश के बच्चे हो, हिंदी के बच्चे हो, वो 30% बच्चे जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? अच्छा लिख रहे हैं तो हिंदी में भी हो रहे हैं। यूपीएससी में भी यही केस है। मैं मानती हूँ मीडियम की थोड़ी कमी है यूपीएससी के केस में, बट बीपीएससी में आई फील हिंदी और इंग्लिश दोनों का ये मीडियम अब बिल्कुल बराबर है। आपको इंग्लिश की भी करंट अफेयर्स की बुकलेट मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने एडिटेरिया का इंग्लिश वाला देखा है, स्पीडी का करंट अफेयर्स का बुकलेट इंग्लिश में आता है, सारे किताब हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। ऐसा कोई सोर्स नहीं मुझे लगता है कि अब फिलहाल पिछले 1 साल में, राइट सर, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सोर्स की कमी है। कई बार ऐसी चीजें हुई कि अनकेसा ने मुझसे डिमांड किया और मेरे पास सिर्फ हिंदी में था, कई ऐसी चीजें इन्होंने मुझसे मांगा और मेरे पास सिर्फ हिंदी में था, तो मैंने कहा कि आप खुद ट्रांसलेट करके पढ़ लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि चीजें हिंदी में अवेलेबल नहीं है या फिर इंग्लिश में नहीं है, आपके सोर्सेज जो हैं, आपकी पहुंच नहीं है वहां पे। अगर आपकी पहुंच है, अगर आपको नीड है इस हिसाब से, तो आपको चीजें मिल जाएंगी। क्या है एक्चुअली मैम, प्रेजेंटली और सर, एक्चुअली प्रेजेंटली आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ हिंदी बिकॉज आई स्टार्टेड विथ हिंदी लैंग्वेज। हेलो, आपका मीडियम क्या है ये नहीं समझ पा रही, आप हिंदी में दे रहे हैं? नहीं, मैं भी अभी मैंने कंपटीशन जो बीपीएससी शुरू किया वो हिंदी से ही शुरू किया। ठीक है, तो मैं हिंदी में अब कंफर्टेबल हूँ पहले से, लेकिन रिजल्ट जिस टाइप से देखता हूँ तो थोड़ा सा लगता है कि मैं, अरे ये तो इंग्लिश का मीडियम का ज्यादा रिजल्ट है, ऐसा कुछ है क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये सब मत सोचिए। आप अगर हिंदी में अच्छे हैं तो बस क्वालिटी, आंसर की क्वालिटी होनी चाहिए। नहीं, ये तो हिंदी में मैं इसलिए थोड़ा अच्छा हूँ कि मेरे सर की, मतलब सर की देन है। मैं जितने भी मेंस कुछ भी लिखा हूँ वो सर की तरफ से ही लिखा हूँ, मैं अपने से कुछ नहीं लिखा। तो जो भी इम्प्रूवमेंट है सब कुछ है, जो भी जितना मैं कोशिश करता हूँ अच्छा लिखने, वो सर का ही दिया हुआ है। ओके, तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देखिए सर, कोई भी अगर नॉलेजेबल, आप जिस भी गुरु को फॉलो करते हैं बहुत अच्छी बात है, बट इतनी डिपेंडेंसी हो जाना कि ये जितना देंगे मैं उतना ही पढ़ूंगी, ये बहुत बड़ी गलती है। नहीं मैम, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात तो नहीं कह रहा, मैं डिपेंडेंसी नहीं कह रहा हूँ, मैं मतलब कंफर्टेबल कह रहा हूँ कि मतलब हो गया हूँ पहले से लंबी, मतलब जो एग्जैक्ट आंसर राइटिंग लिखना। और जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। उनके कोई और दोबारा से मैं पूछूं सर? मुझे भी पूछना है। हाँ, पूछ लीजिए। बहुत बहुत बधाई हो मैम आपको। थैंक यू। मुझे ये पूछना था कि मैं तो मोटिवेट रहती हूँ, मैं कितना भी काम कर लूँ, चाहे मोबाइल से भी दूर रहती हूँ, लेकिन मैं जब भी पढ़ने जाती हूँ तो मान लीजिए मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो पढ़ते समय ज्योग्राफी की बात सोचूंगी, चाहे सर का वीडियो देखूंगी, चाहे पढ़ाई करूँ, तो मुझे नींद बहुत आती है। ऐसा प्रॉब्लम किसी के साथ होता है क्या? मुझे कितना भी सो के उठ जाऊँ, अगर चाहे पढ़ना शुरू करूँ, चाहे वीडियो देखना शुरू करूँ, मुझे नींद आने लगती है बहुत। आपको इस क्रॉस पढ़ाई में मन लगता है ना? आपको इंटरेस्ट है, ये करना है काम आपको? हाँ, करना है हमको, इसके लिए हम अपना टाइम निकाल लेते हैं। इसका जवाब मैं देता हूँ। करती है जी।
मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए प्रीति जी, नींद हमें तभी लगता है ना, या तो जब हम फिजिकली बहुत ज्यादा हैरेसमेंट में रहते हैं, या फिर हम अपने ड्रीम के प्रति ज्यादा डेडिकेटेड नहीं है। मुझे नहीं लगता है कोई 100% अगर डेडिकेटेड है अपने एग्जाम के प्रति और वो पढ़ाई करने जाए और उसे रिजल्ट आ जाए, या तो अपने एग्जाम को लेके आप फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है, कहीं ना कहीं मोटिवेशन आपका डाउन हो रहा है, या तो किसी प्रकार का आपके अंदर डर बैठा है, तभी नींद आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई बच्चा इस बार एग्जाम दे रहा है ससटोई, 40 दिन बचे हुए हैं, 50 दिन बचे हुए हैं, या फिर उसको पीटी का एग्जाम देना है या मेंस का एग्जाम देना है और उसको नींद आ जाए। नींद अगर आ रहा है तो या तो आप फिजिकली बहुत ज्यादा थकी हुई हैं इसलिए नींद आ रहा है, या तो आप डेडिकेटेड है फिर भी नींद आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कहीं ना कहीं आपको डीमोटिवेशन है, आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं है इसलिए नींद आ रहा है। बाकी पूछ नहीं लीजिए सर, अनकेशा का मैं एक्सपीरियंस। कॉन्फिडेंस नहीं, ये कम नहीं है। कभी भी हम एग्जाम हॉल में जाते हैं, मुझे डर कभी नहीं लगता है कि एग्जाम में देने जा रहे हैं क्या होगा होगा कि नहीं होगा, ये सोचकर हम कभी नहीं गए हैं। बस जानते हैं कि जो जा रहे हैं हम देंगे तो बेस्ट देंगे, हो चाहे ना हो। लेकिन फिर भी जब भी पढ़ने बैठते हैं ना, हमको एग्जाम से 10 दिन पहले मेरी नींदें उड़ जाती है, रात रात भर नहीं सो पाते। लेकिन एग्जाम अभी जो मान लीजिए 1 मंथ है तो पढ़ने बैठते हैं, तो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी का ये वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं, अच्छा इसका ये वाला सर का वीडियो देख लेते हैं। इस इधर उधर दिमाग घूमते रहेगा, पढ़ेंगे या दिमाग में ये सब घूमेगा, या फिर हमें नींद आने लगेगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमको। देखिए इसका एक ही उपाय है जो मैं करती हूँ। ये चीजें, ये आप जो आप फेस कर रहे हो मेरे साथ भी होता है। जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है मेरी कोई और सब्जेक्ट बचा हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका बस यही तरीका है, आप डेली का फिक्स रूटीन बनाइए। आप डिसाइड करिए आज मैं अपना पूरा ध्यान, जो 10 दिन का अगर आप रूटीन बना रहे हैं तो हर दिन में लिख लीजिए कि आज मैं यही पढ़ूंगी। जब आपके पास एक रूटीन होगा और 30 दिन का हिसाब रहेगा कि मेरे इस 30 दिन में ये सारे सब्जेक्ट एक एक बार इतने इतने दिन पढ़ने पे कवर हो जाते हैं, तब आपको वो अनश्योरिटी जो होता है ना दिमाग में, आप कुछ और सोचो, वो नहीं रहेगा। आपको पता है कि मैंने उस सब्जेक्ट को भी अपना समय दिया है, वो आज से मैं 3 दिन बाद पढ़ने वाली हूँ। तो आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी और आप ज्यादा अच्छे से तैयारी कर पाओगे। आई थिंक सो। मैम अभी के टाइम में कितने सब्जेक्ट को एक साथ लेके चला जाए, ये चीज भी थोड़ा खुद में ये रहता है रिवीजन के पर्पस से। सबका अपना तरीका होता है। कुछ लोग एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। मैं ऐसी हूँ, मैं 5 दिन तक एक ही पढ़ने वालों में से हूँ। मैं घटना चक्र उठाती हूँ हिस्ट्री का, तो एंशिएंट से लेके पूरा लास्ट पेज तक मैं 5 दिन में सुबह से लेके शाम तक मेरा फिक्स रहता था कि 75 पेज एक दिन में मुझे कर जाना है। तो 75 पेज का या ऐसा कुछ रूटीन रखती थी और पूरा हिस्ट्री खत्म किया, फिर पूरा ज्योग्राफी किया। मेरा ये तरीका है और मैं ये नहीं कहूंगी मेरा तरीका सही है, सबका अपना तरीका होता है। कुछ लोग एक दिन में 2-2 चीजें भी पढ़ते हैं। तो आपको लगता है कि आपका क्या तरीका सही है, आप वही फॉलो करें और रूटीन बना के करें। जैसे आपको अगर एक दिन में 2 चीजें करनी है तो वो भी आपकी रूटीन होनी चाहिए कि मैं सुबह 4 घंटे ये पढ़ूंगी, शाम को 4 घंटे ये पढ़ूंगी। तो इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी ना, आपका दिमाग किसी और सब्जेक्ट में नहीं जाना चाहिए उसके बाद। अच्छा, एक एक सवाल लिया जाएगा, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ऐसे अनकेशा को मैंने 20 मिनट के लिए बुलाया था, 40 मिनट ले लिया है। ठीक है, मैं एक आप लोग की तरफ से सवाल अनकेशा आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर पहले ही मैम मेरा एक सवाल के लिए। अच्छा पूछ लीजिए 1 मिनट में पूछ लीजिए सवाल पूछ मैम। लीजिए। मैम बोले कि मैं जो पढ़ती हूँ ना, वो जब आगे पढ़ती हूँ तो पीछे भूल जाती, फिर मैं पीछे कवर करती हूँ, दिमाग में ये रहता है कि आगे कर पाऊंगी आज, ये नहीं कर पाऊंगी। ओके, ये मेमोरी इशू का सिंपल तरीका है। जो भी आप चीजें पढ़ रही हैं वो दिमाग में मत पढ़िए। पढ़ने के बाद उस चीज के बारे में सोचिए थोड़ी देर, पढ़ाई बुक को अलग करके, और या फिर किसी एक इंसान को बता दीजिए। मैं तो खुद को ही बोल बोल कर पढ़ती थी कि अच्छा इस चीज में ये हुआ। मतलब अगर आप खुद को भी एक्सप्लेन कर देना वो चीज, तो वो मेमोरी लंबे दौर तक आपके दिमाग में रहती है। तो बिना बोले पढ़ेंगे तो वो चीज आपको नहीं याद होगी। किसी ग्रुप में है तो पूरा डिस्कस करिए। वैसे ग्रुप्स का सर मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। मैंने अकेली पढ़ाई की है एक रूम में रहकर, तो सबका अपना तरीका है। कुछ लोगों से बात नहीं, आप लोग एक टाइम में बस थोड़ा सा गुरु का आंसर राइटिंग हुआ था मेन का कुछ समय के लिए, जब मेंस आया था जी सबसे टेस्ट के टाइम। जी मैं प्री की बात कर रही थी सर कि अगर अच्छा हाँ, जैसे मेंस में तो पीटी के लिए पीटी के लिए मुझे नहीं लगता है ग्रुप डिस्कशन की आवश्यकता है। वो मतलब बस गैदरिंग होता है वहाँ पे।
अगर लाभ लेना भी है तो आप अपने किसी एक या दो मित्र के साथ किसी टॉपिक विषय से बात कर सकते हैं कि आज हमने राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ा, चलो इस पे बात करते हैं, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर अगर आप मंथली मैगजीन किसी को फॉलो करते हैं तो आप दोनों उस मैगजीन के मंथ पे डिस्कस कर लीजिए कि आज मैंने जून का ये मैगजीन कवर किया है, हम चलो इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इस टाइप का ग्रुप है या इस टाइप के फ्रेंड है तो वहां पे लाभ हो जाएगा ग्रुप का। लेकिन मानते हैं आपका फ्रेंड कुछ और पढ़ रहा है, आप कुछ और पढ़ रहे हो, आपने आज का करंट अफेयर्स में कुछ और मुद्दा पढ़ा, उसने कुछ और मुद्दा पढ़ा, तो वो डिस्कशन लाभदायक नहीं होगा। आप पहले से डिसाइड कर लो कि हाँ हम 4 लोग हैं, हमें ये डिस्कस करना है, तो हम इस महीने में जुलाई का मैगजीन डिस्कस करेंगे, तो ऐसे ग्रुप बना सकते हैं। बाकी आप पहले से अनप्लान्ड तरीके से ग्रुप बनाने का कोई लाभ नहीं। जी सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशंस मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन, आलोक जी आपके लिए। Oh, sir, thank you, ma'am, and keep on, ma'am. आलोक जी लिखे हैं कि सिर्फ 40 मिनट ही तो है, उसके बाद मैम जब चेयर पे बैठेंगी उनके पास टाइम नहीं होगा। अरे नहीं है कोई बात नहीं। टाइम होगा मैम के आप लोगों के लिए, चिंता मत कीजिए, आप लोग बस मेहनत कीजिए, ठीक है। आवश्यकता पड़ेगी मैम को फिर बुलाया जाएगा, लेकिन आप लोग एक बार कुछ कीजिए, पीटी में रिजल्ट लीजिए, फिर आएंगे और उस समय मैम लिख के बताएंगे आप लोग। बाकी कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, इसकी चिंता आप लोग मत कीजिए कि मैम नहीं आएंगे। कोशिश कीजिए अगली बार आप लोग आइए और दूसरों को बताइए, ठीक है। मैम मेरा ये क्वेश्चन है ना, मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि हम जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें मैम 10th फिर 12th या ग्रेजुएशन के मार्क्स भी डिपेंड करता है क्या? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं? इनका कहना है कि 10th 12th और ग्रेजुएशन का मार्क्स भी मैटर करता है क्या बीपीएससी के एग्जाम में? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मैटर। कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ तक बोल देते हैं कि अगर आपका ज्योग्राफी ऑनर्स है, अगर आप हिस्ट्री ले रहे हो तो दिक्कत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे क्रॉस सवाल जरूर पूछे जाएंगे, बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं होता, ठीक है। इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि हमने इस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, हमने इस सब्जेक्ट से इंटर किया है, या फिर हमारा मार्क्स कम है, इसको लेके कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आप पास हो ग्रेजुएशन में, बस हो गया आपका काम। आप किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हो ये भी मैटर नहीं करता। हाँ, इंटरव्यू में अगर आपका मान लेते हैं कि आपने आर्ट्स बैकग्राउंड से ही आपने बीए किया है और आपका ज्योग्राफी ऑनर्स रहा है और आपने ऑप्शनल में कोई और सब्जेक्ट रखा है, तो आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा जाएगा कि जब आपका ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से था तो आपने ऐसा सब्जेक्ट क्यों नहीं लिया। तो ऐसे सवाल के लिए आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, बाकी इससे ज्यादा मैटर नहीं करता जी। और कुछ ऐड करना है अंकिता तो आप बताइए। नहीं सर, इसमें ये बहुत क्लियर है, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है। आपको जो सब्जेक्ट आपके लिए कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको मन लगता हो, आप उसे ऑप्शनल के रूप में चुने। और इंटरव्यू 20 मिनट में आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, वो वहाँ जरूर आपसे 1 से 2 सवाल कर देंगे आपके पास्ट के बारे में कि हाँ आपने ये क्यों छोड़ा, आपने ये लिया तो वो क्यों लिया, और मुश्किल से 1-2 सवाल, और उनके अगर आपको जवाब नहीं भी आते हैं तो उससे आपके मार्क्स पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। आप वहाँ कितना कॉन्फिडेंटली अपने बातों को रखते हैं, कितने कॉन्फिडेंटली सॉरी बोलते हैं, ये मैटर करता है। तो ये सब अच्छा, आप सभी लोगों को एक बात बताते हैं, अंकेशा का जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मैंने उनको ऐसे ही बता दिया था कि आप पहले से ही सिलेक्टेड लगती हैं। इनकी बातों से, इनके बात करने के तरीके से, तैयारी के तरीके से मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि आप बिना रिजल्ट के भी सिलेक्टेड जैसा बिहेव करती हैं। तो आप अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप कीजिए, जरूरी नहीं है कि सिलेक्शन के बाद ही हर चीज होती है, सिलेक्शन के पहले भी आपकी सारी चीजें सिलेक्टेड व्यक्ति के जैसा हो जाना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, बात करने के तरीके को लेके हो, या किसी मुद्दे पे अपनी बातों को रखने को लेके। अंकेशा से कई मुद्दों पे हमारा बात होता था, उन मुद्दों पे वो जिस तरीके से अपनी बात रखती थी, कई ऐसी चीजें थी जिसपे आपको लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति अभी रिजल्ट नहीं दिया है लेकिन कल के डेट में रिजल्ट जरूर देगा। तो अंकेशा को लेके मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था कि इनका रिजल्ट होगा, और देखिए रिजल्ट हुआ भी। शायद अंकेशा का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था ना? नहीं, इंटरव्यू तक का ये सफर पहला ही था ना? हाँ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, इसको इंटरव्यू तक का सफर फर्स्ट ही अटेम्प्ट कहेंगे। पहला अटेम्प्ट में प्री भी नहीं निकला था मेरे से, जब मैं शुरू में आई थी, आधी मैंने ये एग्जाम किया था, प्री भी नहीं हुआ था। उसके बाद मुझे भी लगा कि क्या मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूँ क्या, तो मैंने सर से बात की और सर ने मुझे इतना मोटिवेट किया है
तो आप ऐसे ऐसे टीचर के अंदर हो कि मुझे नहीं लगता है कि आपको ये डीमोटिवेशन वाला कभी इशू आने वाला है। तो वो सब आपके सोर्सेज करेक्ट होंगे, सर के सोर्सेज बिल्कुल प्रॉपर होते हैं, बुक्स हो या कुछ भी हो, तो आप ये सब छोड़ दीजिए, बस आपको खुद पर काम करना है, अपनी कमियों को दूर करिए जिसमें समय लगेगा और ये एक लंबा प्रोसेस होने वाला है। तो पहले से ही सीट बांध दीजिए। एक चीज और मैंने ये देखा है, जैसे बच्चों को क्या लगता है ना, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा। तो बच्चों को गुमराह होने से कैसे बचना चाहिए? एक्चुअली बच्चे क्या ये सोचते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ सेल्फ स्टडी से रिजल्ट हो जाएगा, अगर आप केवल एक किसी व्यक्ति के गाइडेंस में। अनकेशा को मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है, एक वर्ड भी मैंने नहीं पढ़ाया है, मैंने बस इनको यही बताया कि आप ये पढ़ लो अच्छा रहेगा, आप ऐसे कर लो ये अच्छा रहेगा, आप ये मत पढ़ो ये अच्छा रहेगा, बस मैंने इतना ही गाइड किया है। और देखिए आपके सामने वो सिलेक्टेड है सेल्फ स्टडी करके, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं, कुछ नहीं, इनके भैया सिलेक्टेड है, इन्होंने इनको गाइड किया, ये खुद भी बस इतने से सिलेक्शन हो जाता है। आप लोग जो ये बड़े बड़े कोचिंग के चक्कर में लग जाते हैं कि यहाँ पे पैसा देके एडमिशन लेंगे, दिल्ली जाएंगे तभी रिजल्ट होगा, आप जाइए, अगर सक्षम है तो आप जरूर जाइए, लेकिन ये आपके सिलेक्शन नहीं होने का कारण नहीं बन सकता है। अगर आपके अंदर वो जुनून है, इच्छा शक्ति है करने का, तो वो कभी एक वजह नहीं बनेगा कि आप दिल्ली नहीं गए इसलिए आपका रिजल्ट नहीं हुआ, आपने उस फलाने कोचिंग में नहीं पढ़ा है इसलिए आपसे रिजल्ट नहीं हुआ, ये कभी वजह नहीं बनेगा, क्योंकि हम कैसा कोई कोचिंग नहीं करी है। ठीक है, केवल गाइडेंस मिला इनको अपने परिवार से, जो मैं कर सकता था मेरे से, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, अपने मेहनत के अपने स्मार्ट वर्क के साथ उन्होंने रिजल्ट लिया। मैं इनको बुला के बस यही आपको बताना चाहता हूँ। मैम प्री के लिए नोट्स कितना मतलब तो सही, मैम कहाँ से मेंस के लिए है? अपना नोट्स कितना सही रहेगा मैम? सॉरी, मैं आपकी आवाज एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मैम प्री और मेंस दोनों के लिए खुद का जो नोट्स होता है वो कितना सही रहेगा, या फिर बिना नोट्स बनाए प्री हो सकता है, मेंस या फिर मेंस का नोट्स बनाए और प्री का छोड़ दे, इस टाइप का मतलब कुछ? जी 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 देखिए, मैंने प्री का तो कोई नोट्स नहीं बनाया था। देखिए फिक्स्ड पैटर्न है, बीपीएससी बहुत ही, बीपीएससी का कोर्स काफी लिमिटेड है, आपको पता है कि ये चीजें हैं, ये चैप्टर्स हैं, आप उसमें क्या नोट्स बनाओगे? आपके पास सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन बार बार सोर्सेज को बदलिए मत। आपने जो बुक डिसाइड किया है कि हाँ मेरा लूसेंट से मैं पढ़ूंगी अपना बेसिक, तो लूसेंट पे पकड़ बनाइए। अगर आपका कोई और बुक है बेसिक, उस पे पकड़ बनाइए। अपने एनसीईआरटीज को आपने जब एक बार पढ़ा होगा, दूसरी बार पढ़ा होगा, तो तीसरी बार आपने उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अंडरलाइन करिए, पहली और दूसरी बार मत करिए। तो आपकी वही किताब आपको दोबारा रिवीजन में टाइम भी नहीं लगेगा, कुछ घंटों का समय लगेगा। तो नोट्स प्री के लिए जरूरत नहीं है, आपके जो मेन बुक्स है उन्हीं में आप जो डिफिकल्ट पार्ट्स हैं वो अंडरलाइन कर लीजिए, उसमें रिवीजन में समय नहीं लगता है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही सारा मतलब सारी बात बनती और बिगड़ती है। तो लास्ट के 10 दिन में तो आप प्रीवियस ईयर से देखने हैं आपको, तो आप उसमें क्या नोट्स बनाओगे? उसके अलावा मेंस में आई फील नोट्स इज एवरीथिंग। अगर आपके पास नोट्स नहीं है और अगर आप नहीं लिख रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है बीपीएससी में। द रीजन बीइंग कि क्वेश्चन रिपीटेटिव आते हैं और उस पे ऐसे 1000 बच्चे पढ़े हुए हैं जिन्होंने बहुत ही हाई क्वालिटी का आंसर बनाकर अपने पास रखा हुआ है। आप जाकर उसमें नौसिखिया वहां जाकर आंसर बनाएंगे और वो बच्चे रटा रटाया बहुत ही हाई क्वालिटी का आंसर लिख के आएंगे, तो आपको लगेगा कि वो शिट मेरा क्यों नहीं हुआ, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका क्यों नहीं हुआ। तो मेंस के लिए नोट्स बहुत जरूरी है, जिसे आप बार बार रिवाइज करिए और एक प्रीवियस ईयर को देखकर अपना नोट्स बनाइए, तो उससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। मैम आप कहाँ से हो? जी मैं गोरखपुर यूपी से हूँ। मैम क्या खाना खाती है ये भी पूछ लीजिए कोई। मतलब जी सर। और किसी का कोई अच्छा सवाल बचा है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैम का ऑलरेडी 50 मिनट जा चुका है। सर मुझे पूछना है, पोस्टिंग कहाँ पे है मैडम आपकी? मैं इनके बीच आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर मैं मैं किसी को थोड़ा सा इंस्पायर कर पा रही हूँ, कुछ डायरेक्शन दे पा रही हूँ। दिस इज माय फर्स्ट टाइम, तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी सर। और किसी को कुछ पूछ, अभिषेक जी पूछिए। सर मेरा ये पोस्टिंग कहाँ हुई है मैडम आपकी? सॉरी, पोस्टिंग अभी मुझे नहीं पता है, अभी तो बस रिजल्ट ही आया है।
सर मेरा एक क्वेश्चन मैम है। पूछिए, क्वेश्चन किनका है? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ दीपिका जी पूछिए। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? मैंने आपकी आवाज बिल्कुल बहुत ही कम आ रही है, वॉल्यूम आपको थोड़ा। बहुत बहुत बधाई हो मैम इस जॉब के लिए। थैंक यू। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। आपने सेल्फ स्टडी से पढ़ी है, देन जी हम लोग तो सर के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो सर की भी नोट है। देन क्या सर के नोट्स के साथ क्या हमें बुक्स के को भी वेटेज देना चाहिए क्या? बिल्कुल। मतलब इवन मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जब सेल्फ स्टडी करती थी तो आप मेंस के लिए आप कौन कौन से बुक को प्रेफरेंस करती थी पढ़ने के अच्छा, एक मिनट, इसका जवाब मैं देता हूँ। दीपिका जी देखिए, मैंने आप लोग को आज से पहले भी बताया और फिर बता रहा हूँ, कभी भी किसी को फॉलो नहीं करना है, ना ही किसी टॉपर्स को, ना फर्स्ट रैंकर को, ना लास्ट रैंकर को। हर व्यक्ति की अपनी एक रणनीति होती है। हम किसी के बताए गए राह पे कभी चल के सिलेक्शन नहीं ले सकते। हम सिर्फ उनकी चीजों से सीख सकते हैं कि इन्होंने ऐसे किया तो रिजल्ट लिया, हमें कैसे करना चाहिए। आप किसी को फॉलो नहीं कर सकती हैं। मैम ने कौन सी बुक पढ़ी, हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ये आपको डिपेंड करता है कि आप किस बुक में ज्यादा कंफर्टेबल हो। हाँ, कुछ सोर्सेज होते हैं जो ऑथेंटिक होते हैं, हर व्यक्ति को करने चाहिए, लेकिन आप हर चीज को आप वही करो जो मैम ने किया, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, मैटर करता है कि आपके जो पास कंटेंट है क्या वो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। अगर नहीं है तो उसे जरूर बदलिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो कंटेंट है क्या वो सही है कि गलत है? आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा लीजिए, उससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे पास जो कंटेंट है क्या इसके अनुसार चल रहा है, ठीक है कि नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। आप किसी के सोर्सेज को, किसी के नोट्स को, किसी के बताए गए बुक्स को कभी अंधभक्ति जैसा फॉलो मत कीजिए। मैं बार बार कहता हूं, ऐसा कीजिएगा गलत होगा। हाँ, कुछ चीजें हैं जो आप हर व्यक्ति करते हैं, सब कोई करते हैं, आप भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लूसेंट के बारे में आप लोग सुने होंगे कि लूसेंट लगभग हर कोई बता देता है कि हाँ लूसेंट पढ़ना चाहिए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पतली बुक है, आप जितनी बार पढ़ेंगे, जितना ज्यादा बार पढ़ेंगे उतना लाभ मिलेगा। घटना चक्र है, पुनर्लोकन जो आता है आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग, आप उसको बना पा रहे हो तो बहुत बेहतर है, क्योंकि वहां से पीटी के लगभग 90% तैयारी हो जाती है। अकेले कुछ बचता ही नहीं है। तो कुछ बुक्स हैं जो हर कोई फॉलो करता है, आप भी करो, लेकिन आप ये सोचो कि मैम ने ये किया था हम भी वही करेंगे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये मैटर करता है। ओके, थैंक यू मैम। मैम मेरा एक सवाल था। हेलो मैम। जी 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 बोलिए। अच्छा, दीपिका जी के सवालों का जवाब आप जरूर दीजिएगा अनकेसा जी, हो सकता है मेरी बातों से अंतर आए, एक बार आप जवाब दे दीजिए। दीपिका जी शायद लेट जुड़ी है, मैंने स्टार्टिंग ही इसी बात से किया था कि अगर आपको इस 15-20 मिनट की लेक्चर से कुछ सीखना है तो यही सीखिए कि सबकी अपनी अलग जर्नी होती है। किसी भी एक सिलेक्टेड स्टूडेंट की जर्नी दूसरे से मैच नहीं करती और ना ही आपसे करेगी। आप खुद अपना एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे जिन बुक से। अभी जैसे मैंने बताया, लूसेंट बहुत अच्छी किताब है, लेकिन मैं जब भी पढ़ने जाती थी मैं सर को बताती थी कि मुझे नींद आती थी। मैंने आज तक लूसेंट नहीं पढ़ा है, तो फिर आप मेरी बात क्यों सुन रहे हो? क्योंकि मैं इनको हमेशा ये बात बताता हूँ कि देखिए, जो सिलेक्ट हो गए आप उनको अपना आइडियल बना सकते हैं, लेकिन आप सोचो कि उनकी ही चीजों को पूरा करके हम खुद अपने ड्रीम को पूरा कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है बाबू। मैं हर किसी को ये बताता हूँ, अगर ऐसा होता तो फर्स्ट रैंकर को कॉपी करके बाकी के सारे लोग फर्स्ट रैंक लेके आ जाते, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कभी भी किसी भी टॉपर्स के पीछे नहीं भागना है। मैं इनको बुला के आप लोग को यही समझाने की कोशिश, कुछ बच्चे तो ये कहते हैं कि इस कोचिंग से पहला रैंक आया है, अब इसी कोचिंग से ही रिजल्ट होगा, हम यहीं से एडमिशन लेंगे। ऐसा नहीं है। अनकेसा किसी कोचिंग में नहीं गई है, रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो कोचिंग मैटर नहीं करता। कोचिंग तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता था मेरा समय ज्यादा बर्बाद होगा कोचिंग में, मेरे दोस्त बनेंगे, मेरा समय लगेगा उनसे बात करने में। तो मैंने अपने लोगों को लाइफ में बहुत लोगों को लाइक टाइम देना भी कम कर दिया। अपनी मतलब आपको समझना होगा कि एट द एंड आपकी सेल्फ स्टडी ही आपको सेलेक्ट कराएगी, कोई आपको कुछ घोर के नहीं पिला देगा जिससे आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो वो जो पर्टिकुलर किताबें हैं उसे आप बार बार रिपीट करिए, उससे मेहनत करिए। आपको सबको बुक लिस्ट पता है, मेरी बुक लिस्ट जानकर, और या फिर ऑनलाइन में 1000 बच्चे जिन्होंने अपनी बुक लिस्ट डाली है, सबको पता है कि किससे पढ़ना है, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है अच्छे से उसी चीज को, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन और नहीं होने का फर्क रह जाता है। आप उन बुक्स को ध्यान से पढ़ें जिससे आप जिसपे आप कंफर्टेबल हैं, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अच्छा अनकेसा, आप ही के ग्रुप में आप ही के साथ श्रेया भी थी,
जिनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, एग्जाम नहीं दे पाई, उनको भी कुछ पूछना है, बता दीजिए आप ही के साथ। इट्स हार्ड टू बिलीव बिकॉज़ वो बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग स्टूडेंट थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उनका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है। हाय श्रेया। जी हेलो, बधाई हो। थैंक यू। और हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आ रही है। उनको नेटवर्क प्रॉब्लम है, लेफ्ट हो गई। नेटवर्क प्रॉब्लम से इसमें डायरेक्टली इंसान लेफ्ट हो जाता है। आमन जी पूछिए, कुछ पूछना है? हाँ सर, मैम मेरा सवाल ये था इंटरव्यू से रिलेटेड कि इंटरव्यू से हम मतलब आपके एक्सपीरियंस से हम क्या सीख सकते हैं इंटरव्यू, और आपने कब स्टार्ट किया था इंटरव्यू का तैयारी करना? मेंस के रिजल्ट के बाद या फिर पीटी के टाइम से ही, या फिर कब किस तरह से किए हैं आप इंटरव्यू की तैयारी? मैं जब मेंस देकर आई उसके बाद से अंदर ऐसी फीलिंग थी कि शायद हो जाना चाहिए। तब से मैंने उस बारे में कुछ पढ़ा नहीं, बट दिमाग में बैकग्राउंड में पढ़ाई के साथ साथ ये चलता था कि अच्छा अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या करेंगे, क्या कहोगे। तो वो आप ऑटोमेटिकली उस प्रोसेस में ना, वो जो 2-3 महीने आपको मिलते हैं वो हो जाएगा। इंटरव्यू कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, एक चीज और, अनकेसा एक्चुअली इंटरव्यू को लेके काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस थी, ठीक है। इनको मैंने कुछ सजेस्ट भी किया था इंटरव्यू के लिए, लेकिन इन्होंने कहा नहीं हो जाएगा। तो मैंने कहा था ना, ये पहले से सिलेक्शन के पहले ही ये सिलेक्टेड जैसा बिहेव करती थी। तो मतलब एक होता है कि आप किसी चीज में बहुत बेहतर होती है, तो इंटरव्यू को लेके इनकी जो सोच थी ना वो बेहतर थी। इनको कोई भी मतलब विशेष रूप से कोई दिक्कत हुआ ही नहीं है इंटरव्यू के टाइम, ठीक है। तो हर व्यक्ति का मुझे लगता है कि अलग अलग यहाँ पे रणनीति हो सकता है। कुछ लोग इंटरव्यू को लेके काफी ज्यादा नर्वसनेस फील करते हैं कि हम कैसे फेस करेंगे, जबकि अनकेसा में एकदम अपोजिट था। उनको इंटरव्यू को लेके मतलब थोड़ा सा भी मैंने डर या फिर वो बेचैनी नहीं देखा कि मेरा इंटरव्यू है, कैसे होगा, क्या करें। कोई घबराहट नहीं थी, बहुत चिल थी। इंटरव्यू के टाइम जब मेरा इनसे बात हुआ था काफी चिल थी, ठीक है। तो इनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मुझे लगता है काफी बेहतर। तो क्या सर मैम किसी से भी नहीं ली, मतलब इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स वगैरह नहीं ली हैं, खुद से ही की? नहीं, ये गलत होगा कहना। एक्चुअली मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं ना, मैंने 2-3 मॉक इंटरव्यूज दिए थे। सर मैं बता सकती हूँ वो इंस्टीट्यूट? हाँ, एकदम। जी, तो मैंने आस्था आईएएस का 2 मॉक्स दिए थे। एक मैंने एड्यूटेरिया का एक मॉक दिया था। तो ये 3 मॉक्स दिए थे मैंने। और आप ये मॉक्स जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है मेंस में, मैं कहूंगी आप तुरंत दे दो, बिना प्रिपरेशन के दे दो। अगर आपको अपने पर काम करना है तो। जैसे मुझे याद है कि 8 मई को हमारा प्री था इस बार, 67 की जो 8 मई को हुआ था, उसके 8-10 दिन पहले हमारा मेंस का रिजल्ट आया था 66 वाला। तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। पहले तो मैंने प्री की तैयारी की, 67 प्री की, और जैसे ही प्री देकर आई अगले ही दिन मैंने बिना प्रिपरेशन के एक मॉक दे दिया आस्था में। उससे हुआ ये कि मेरी जो कमी होगी, जो मुझे चीजें नहीं आती होंगी, या फिर मेरे एक्सप्रेशन में कोई इशू है, या फिर मैं घबरा रही हूँ, तो मैं वो देखना चाहती हूँ, मैं उस पर काम करना चाहूंगी। तो आप बिल्कुल इंटरव्यू का टेंशन मत लो। आपका जब मेंस हो जाएगा तो आप 2-4 मॉक्स तुरंत दे दीजिएगा। उससे टीचर्स जो आपका जो मॉक लेंगे वो खुद बता देंगे कि आपको किन किन चीजों पे काम करने की जरूरत है। और वो आप फिर उस पे 1 महीना आपके पास समय रहता है, आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, घर पे मम्मी पापा के सामने इंटरव्यू दे दीजिए। तो कोई बड़ी चीज नहीं है। बात नेक्स्ट टाइम से इंटरव्यू के टाइम मैम को भी बुला लिया जाएगा, तो आप लोग चिंता ना कीजिए। हाँ, तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है। वो 1 महीना बहुत होता है इंटरव्यू की तैयारी में। बस आपको अपनी पर्सनालिटी को निखारना है और कॉन्फिडेंस लाना है। गलत सही से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इंटरव्यू में। आप वहां जाकर 10 बार सॉरी बोलोगे, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन होगा, मैं बता रही हूँ, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो। वो है, मेरा इंटरव्यू तो अच्छा गया था। आई वॉज वेरी लकी। सर को पता होगा मुझे स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट है, तो उन्होंने रैंडमली मुझसे लॉन टेनिस के बारे में बात करनी स्टार्ट कर दी। एंड उसकी वजह से मेरा इंटरव्यू अच्छा चला गया, क्योंकि वो ऐसा गेम है जो मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ। और इसमें मैंने अपने हॉबीज में लिखा था बैडमिंटन खेलना, जो मैं बचपन से खेलती हूँ। तो उस पे जब क्वेश्चन किया तो उसके थ्रू फिर वो लॉन टेनिस में चले गए, फिर उस बारे में बातें खिंच गई। तो इंटरव्यू बहुत रैंडम होता है। आप जो भी पढ़ के जाओगे उसमें से वो कुछ पूछते नहीं है। वो ये नहीं देखते हैं कि आपके प्री वाले क्वेश्चन आप सही बता रहे हो कि नहीं, आपके मेंस वाले क्वेश्चन सही बता रहे हो कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर वो बस वो देखते हैं कि आप घबरा तो नहीं रहे हो, क्या आप प्रेशर अच्छे से हैंडल कर पाते हो। बस उनको उस चीज को देखना होता है।
धन्यवाद मैम। थैंक यू। और कोई? बधाई हो मैम। थैंक यू मैम, आपकी हंसी बहुत प्यारी है, उस वक्त से मैं सुन रही थी, और आपके बोलने का अंदाज भी बहुत अच्छा है, हर चीज को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हैं। धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना है कि मैम को छुट्टी दिया जाए? आप लोग की आज्ञा हो तो मैम को छुट्टी दिया जाए। दे दिया जाए सर, टाइम भी ज्यादा हो किसी गया। को कुछ, क्योंकि मैम को मैंने सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए बुलाया था। अगर मैम का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा तो दोबारा मैम को मेंस के टाइम बुलाया जाएगा। तो मैम को आप लोग पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मेंस के टाइम जरूर बुलाएंगे, ठीक है? जी सर, आप जब कहें। हाँ। अनुपमा जी कुछ पूछना है? हाँ हाँ, पूछ सर, लीजिए जल्दी से, एकदम 5 मिनट में। हाँ सर, बोलना चाह रहे थे ना कि जो आंसर राइटिंग कितना मैटर करता है, हेड राइटिंग कितना मैटर करता है, मतलब कि जो हेड राइटिंग आंसर राइटिंग ही रिजल्ट के लिए मैटर करता है और कुछ नहीं मैटर करता। आपको रिजल्ट चाहिए तो आंसर राइटिंग ही मैटर करता है। जी सर, वो हाँ सर, तो समझ रहे हैं ना कि जो कितना साफ सुथरा, मतलब कैसा राइटिंग होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए। सामने वाला व्यक्ति अच्छे से पढ़ पाए, वो मैटर करता है बस। मेरी हैंडराइटिंग जितना गंदी थी, बाय द वे, मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी थी। और नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं, मैंने जब मैं किसी की हैंडराइटिंग पढ़ लूं, आप पढ़ के बता दूं कि अच्छा है या बुरा है, मतलब उनकी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो मैंने इनका आंसर देखा है, बहुत शानदार लिखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हर व्यक्ति को अपनी राइटिंग अच्छी नहीं लगती, इनकी राइटिंग अच्छी है जी, ऐसा नहीं है। राइटिंग अच्छी है, मतलब इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जो है पढ़ पाए आसानी से। अब कुछ लोगों को लगता है जैसे चश्मा लगा के देखें फिर भी डिजिट ना समझ में आए, तो ऐसी राइटिंग नहीं लिखना है। आप खुद सोचो, आप एग्जामिनर होते, आपको कॉपी साइन करना होता और आप ऐसे शब्द को साइन कर रहे होते जो आप खुद नहीं रीड कर पा रहे हो, आपको कैसा मार्क्स देने को मन करेगा? तो ऐसा लिखिए कि सामने वाला इंसान को जूम करके ना देखना पड़े, माइक्रोस्कोप लगा के, ठीक ना? रिजल्ट हो जाएगा। जी, बस दिखने भर का होना चाहिए, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए अक्षर, ताकि क्योंकि जो भी पेपर चेक करते हैं वो काफी एजेड लोग होते हैं, जनरली प्रोफेसर्स होते हैं, तो चश्मा सबको ही लगा रहता है। इसलिए मैंने कहा कि एक्स्ट्रा माइक्रोस्कोप ना लगाना पड़े। जी, तो आप थोड़ा बड़ा लिखने की प्रैक्टिस करिए। हेलो सर। हाँ नामिका जी, पूछिए। हाँ, एक्चुअली स्वाति बोल रहे हैं करण सर। हाँ स्वाति, पूछिए। हाँ, बहुत बहुत बधाई हो मैम आपको। सर, मैं ये कह रही थी कि ये जो मैम जो टेस्ट पेपर अपना लिखी होंगी, क्या वो 1-2 अपना पेपर अवेलेबल करा सकती हैं? जो मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते थे? हाँ, कहीं पे वो जो, अच्छा ठीक है, मेरे पास अवेलेबल होगा, मैं भी करा दूंगा। वो बस थोड़ा देखना चाह रहे थे। ठीक, करा देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। बाकी इनके पास एक्स्ट्रा होगा तो मैं इनसे और मांग लूंगा। सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक्चुअली माइक ऑन कर दिए सभी लोग, मैं म्यूट करता हूँ, अभी आवाज आएगा। इनको एक्चुअली आपका मेंस का आंसर राइटिंग का मतलब वो कॉपी चाहिए था देखने के लिए कि कैसे आंसर लिखते हैं, तो यही वो पूछ रही थी कि मुझे मतलब उपलब्ध हो सकता है कि नहीं हो सकता। माइक म्यूट है आपका, माइक म्यूट है। हाँ, अब ठीक है सर? हाँ जी सर, मैं शेयर कर दूंगी डेफिनेटली, और साथ ही अगर मैं आरटीआई भी करूंगी अपने फाइनल कॉपी का, तो अगर वो भी पॉसिबल होगा तो मैं वो डेफिनेटली फाइनल कॉपी शेयर करूंगी। जरूर, ठीक है, क्योंकि बच्चों को एक अंदर से ये लगा रहता है ना जिज्ञासा कि मतलब टॉपर्स कैसे लिखते हैं, हम कैसे लिखें, ये सबसे बड़ी जिज्ञासा लोगों के अंदर रहती है कि मतलब इन्होंने कैसे लिखा। अब एक्चुअली अब एज ए टीचर मैंने तो बहुतों की कॉपी देखा है, लेकिन बच्चे नहीं देख पाते कि ये व्यक्ति सिलेक्ट हुआ है तो ये कैसे लिखता था। ठीक है, शेयर कर देंगे जैसे अवेलेबल होता है। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद और कंग्रेचुलेसन अनकेशा आपको। ऐसे अनकेशा के बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अनकेशा बहुत क्लियर थी अपनी चीजों को लेके, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं था आप लोग के जैसा। आप लोग बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज रहते हैं, करना है नहीं करना है, पढ़े नहीं पढ़ना है, कर लेते हैं छोड़ देते हैं, ऐसा कोई भी इनको लेके कंफ्यूजन नहीं था। ये बुक अच्छी है, पढ़ना चाहिए, पढ़ लेती थी।
कोई उसमें ज्यादा वो नहीं करती थी। करना भी होता था, किसी चीज पे अगर डाउट है तो उसको पहले क्लियर कर लीजिए कि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि आधा पढ़ लिए आप पढ़ें कि नहीं पढ़ें, हर चीज को लेके क्लियरिटी बहुत जरूरी है। अगर क्लियरिटी नहीं रखिएगा तो दिक्कत है। ये अपनी चीजों को लेके बहुत क्लियर थी, हर चीज में आपको भी क्लियर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने तो यही देखा है कि बहुत क्लियरिटी थी इनकी हर चीज में। आंसर राइटिंग में भी क्लियरिटी थी, जैसा ये बता रही है कि आंसर राइटिंग अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी थी जी। इनका पहला आंसर राइटिंग जब मैंने देखा था, फर्स्ट टाइम जब इन्होंने लिखा था, इससे पहले इन्होंने आंसर राइटिंग लिखा भी नहीं था। ग्रुप में जब इनका पहला आंसर राइटिंग आया था तो मैंने कहा था बहुत ही शानदार है, जबकि उनका ये पहला था। समझ रहे हैं आप लोग? तो अच्छा लिखती है इनका मतलब मुझे लगता है सिलेक्शन के पीछे मेन वजह है आंसर राइटिंग, बहुत शानदार लिखती है। मैं कॉपी शेयर करूंगा, आप लोग देखिएगा। सर थोड़ा एक्सेस तारीफ कर रहे हैं, थैंक यू सो मच सर। बट आई फील कि वो 2-3 महीने का समय जो होता है उसमें आप आराम से अपना राइटिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो कोई पहले से अच्छा हो या ना हो वो मैटर नहीं करता है, आप कर सकते हो, वो टाइम बहुत होता है उसके लिए। आप डेली ये अब बीपीएससी जैसा एग्जाम है जो आपको पीटी कराने के बाद इतना समय दे देता है कि जिस बच्चे को कुछ भी, वो बस मेहनत के बल पे रिजल्ट लिया जा सकता है। लेकिन कुछ बच्चे हैं ना, मेहनत से कतराने के साथ समय खोजते हैं। वो सोचते हैं कि हम ईमानदारी से 100% दे भी नहीं और हमें 1 साल चाहिए आंसर राइटिंग के लिए। ऐसा नहीं होता है। अगर आप मेहनत के साथ 3 महीने भी आपको दे दिया जाए, आप रिजल्ट ले लोगे। डेडिकेशन होना चाहिए वो चीज करने के लिए आपको। देखिए मैं भले कुछ क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट थी, चाहे वो इंटरव्यू हो या ऐसी कोई क्वेश्चन हो, पर फिर भी मैंने एग्जाम की अगर आप प्री की बात करो तो अभी 1 महीने जो है मैं 15 से 16 घंटे पढ़ूंगी। मुझे भी पता है प्री उतना ही टफ है हर बच्चे के लिए, चाहे वो सिलेक्टेड हो या ना हो। तो मेहनत से मत भागिए, बिकॉज आज का जो कंपटीशन है वो कट थ्रोट कंपटीशन है। कहाँ पहले 2 से 3 लाख बच्चे बैठते थे इस एग्जाम में, आज 6.5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि कोई शॉर्टकट है सिलेक्शन का, तो नहीं है। आपको मेहनत करना है तो करना है, तो वो अपने मन में बसा लीजिए पहले और उसके बाद लग जाइए उस पर। ठीक है, तो सर सटवी मैम भी दे रही हैं, अभी एसडीएम बनना बाकी है मैम का, ठीक है। तो लगता है फिर मुलाकात होगी एसडीएम बनने के बाद, ठीक है। देखिए सर क्या होता है। तो और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं अब मैम को बाय बोलने वाला हूँ। चलिए तो ठीक है फिर अंकित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आया, आपने समय दिया, कम से कम 20 मिनट के बदले 1 घंटा दिया, बाकी लोगों को भी मोटिवेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू बाय एवरीवन, मैम। थैंक यू अगेन कंग्रेचुलेशन। बाय मैम, बाय सर। टेक केयर, बाय बाय। अच्छा आप लोग थोड़ा लेफ्ट कर दीजिए, एक्चुअली क्या है ना, मैं एंड नहीं कर सकता।